हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आपने लेक्चर 1 को रिवाइज़ किया रहेगा लेक्चर 2 स्टार्ट करने के पहले। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी का आगे का लेक्चर, जो कि हमारा पॉइंट्स है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग मीन्स द न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव, इसका मतलब क्या हुआ न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव का। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स बेसिकली जो होता है इसमें सब नंबर्स ही रहते हैं हमारे, है ना। एग्जाम्पल, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम आया, तो वो होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फिनेंशियल नेचर, जो कि फिनेंशियल नेचर का है। फिनेंशियल नेचर यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी। While recording accounting information in the books of account, we must observe the following qualitative characteristics of accounting. कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें चेक करना चाहिए जब हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रिलायबल है या नहीं, है ना। भरोसा और ट्रस्ट, जहाँ से हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भरोसे लायक है या नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं जो फ्रॉड सोर्स से आ रही हो, राइट। ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन हमें फ्रॉड के सोर्स से आ रही हो या तो उसमें कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, या तो उसमें कुछ गड़बड़ हो। रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब एज वन ऑफ द टू प्राइमरी क्वालिटीज, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। क्या बोल रहा है कि एक तो रेलिवेंट होना चाहिए, दूसरा रिलायबल होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब कि हमारे काम का, है ना, यानी कि वो हमें बिजनेस में काम आना चाहिए। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यानी कि ट्रस्ट होना चाहिए। डैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। जब ये दोनों चीज़ रहेगा, जब रेलिवेंस भी रहेगा और रिलायबिलिटी भी होगी, तो ही वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे डिसीजन मेकिंग के काम की है। सपोज रेलिवेंस है लेकिन रिलायबल नहीं है, ठीक है, यानी कि वो फ्रॉड सोर्स से आया हुआ है। रेलिवेंस है लेकिन रिलायबल नहीं है, तो वह हमारे काम का नहीं। तो हमको रेलिवेंस भी चाहिए, यानी कि बिजनेस के लिए रेलिवेंट भी हो और रिलायबल भी हो, तो दोनों ही होना चाहिए। एंड ओके, reliable information is required to form judgment about the earnings potential and financial position of business. Reliability differs from item to item, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि reliable information is required to form judgment about the earning potential। जब इंफॉर्मेशन रिलायबल होगा, यानी कि जब इंफॉर्मेशन ही हमारा ट्रस्ट या भरोसे वाले सोर्स से होगा, तो ही हम एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट। तो ही हम एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बोल रहा है कि वो रिलायबल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए जो हमारे फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को बता सके। रिलायबिलिटी डिफर्स फ्रॉम आइटम टू आइटम, कैसे, रिलायबिलिटी यानी कि जो सोर्स है हमारा कैसे डिफ़र करेगा आइटम टू आइटम। सम आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन एन एनुअल रिपोर्ट मे बी मोर रिलायबल दैन अदर्स। एग्जाम्पल क्या दिया है इसमें, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी मे बी लेस रिलायबल देन सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एसेट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन अनसर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन। ये क्या बोल रहा है कि सपोज हमारी दो आइटम है, एक का नाम है
सपोज दो चीज़ें हैं, एक है फिक्स्ड असेट, ठीक है, एक है एक है फिक्स्ड असेट और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा करंट असेट, है ना। तो जो प्लांट एंड मशीनरी है हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आता है फिक्स असेट में, एंड करंट असेट सपोज हमारा कैश हो गया, हमारा कैश हो गया, तो ये आता है करंट असेट में। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो फिक्स असेट का अनसर्टेनिटी है रियलाइजेशन में, वो कैश में नहीं है, ठीक है। एग्जांपल कि प्लांट एंड मशीनरी हमें जिस सोर्स से आया होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, जैसे कि इसको हमने सपोज़ इसके लिए हमने ज़्यादा पे किया हुआ है, लेकिन हमने रिकॉर्ड इसे कम में किया हुआ है, ठीक है। या तो जब प्लांट एंड मशीनरी हम सेल करेंगे तो हमें नहीं पता कि उसका हमें इन फ्यूचर कितने पैसे हमें मिलने वाला है, ये भी हमें नहीं पता। तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या है कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, जो कि कैश, जो कि करंट असेट है, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। कैश जो 1 रुपीज़ का सपोज़ वैल्यू है, उसका वैल्यू 1 रुपीज़ ही है ना। तो उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम है कंपेयर टू फिक्स असेट में। फिक्स असेट में अनसर्टेनिटी हमेशा ज़्यादा है, तो इसलिए जो फिक्स असेट है वो क्या है कि रिलायबल कम है। ओके, समझा आप सबको। तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो रेलिवेंस होना चाहिए, यानी कि बिजनेस के काम का होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन के लिए ये दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Relevant accounting information must be capable of making difference in a decision by helping user to form a prediction about the outcome of past, present and future events, or to confirm or correct expectation। ये बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैपेबल होता है मेकिंग अ डिफरेंस इन डिसीजन। जितना इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के काम का होगा, है ना, जितना ही वो रेलिवेंट होगा उतना ही हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फिनेंशियल रिपोर्ट मस्ट बी रेलिवेंट। बोल रहा है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रेलिवेंट, यानी कि हमारे काम की, है ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड नॉट इंक्लूड नेसेसरी एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। बोल रहा है कि जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है और जो इररेलेवेंट है वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए हमारे अकाउंट्स के इन्फॉर्मेशन में। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज सेड टू बी रेलिवेंट विच वुड हैव चेंज द आउटकम ऑफ द बिजनेस इफ डिस्क्लोज। बोल रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होगी तभी हमारे आउटकम, यानी कि जो भी हम डिसीजन लेंगे, है ना, जो भी हम डिसीजन लेंगे उसको वो चेंज कर सकती है यदि हम उसको डिस्क्लोज किए तो।
All useful and related information must find a place in the books of accounts, and the information must have timelessness, dedicative एंड फीडबैक वैल्यू। जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम के आधार पे होना चाहिए, यानी कि वो हमें पास्ट भी बता सके और फ्यूचर भी बता सके और प्रेजेंट भी बता सके, हमारे काम की हो, राइट। और दूसरा क्या, उसका कोई वैल्यू हो, एक फीडबैक वैल्यू हो। ओके, समझा आपको 2 पॉइंट। तो पहला पॉइंट था रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और दूसरा था रेलिवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अकाउंटेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स की वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए। किसको अंडरस्टैंड होनी चाहिए? वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए यूज़र को। कौन यूज़ करेगा हमारी इंफॉर्मेशन? जैसे कि ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर हो गया, इन्वेस्टर हो गया और लैंडर्स हो गए, ठीक है। वो हमारे कंपनी के जो भी नंबर्स है ना, नंबर्स मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो ये सब लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके काम की है? ये यूजर्स के काम की है। तो वो उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखिए क्या बोलता है ये पॉइंट। अंडरस्टैंडेबिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अनेबल यूज़र टू परसीव इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि यूज़र को उसका सिग्निफिकेंस हो, इम्पोर्टेंस हो, ठीक है, इम्पोर्टेंस हो। बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन में बी इंक्रीज बाय मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड हैंस यूजफुल टू वाइडर सर्कल ऑफ यूज़र। क्या बोला है कि इन्फॉर्मेशन कब इंक्रीज़ होगा? जब वो जितना ज़्यादा हम उसको अंडरस्टैंडेबल बनाएंगे, यानी कि एक इजी वे में बनाएंगे, राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन इजी वे में बनाएंगे तो किसी भी पर्सन को ज़्यादा वो अंडरस्टैंडेबल है। Thus, understandable financial accounting information present data that can be understood by user of the information and is expressed in a form and with terminology adapted to the user range of understanding. जो वर्ड है टर्मिनोलॉजी, इसको हम देखते हैं आगे, ये आगे आएगा कि अकाउंट्स की अपनी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। हर एक लैंग्वेज का अपना एक टर्मिनोलॉजी है जो कि उस सब्जेक्ट में हमें काम आता है। तो हम आगे देखेंगे किस चीज़ को अकाउंट्स में हम क्या बोलते हैं। कोई भी सपोज एक चीज़ है तो उसको अकाउंट्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, कंपैरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। In making decision, the decision maker will compare among alternatives, which is facilitated by financial information. Comparability implies to have like things reported in similar fashion and unlike things reported differently. क्या बोल रहा है कि हम उसको कंपेयर करेंगे। जैसे कि सपोज़ कोई चीज़ है अकाउंट्स में, हम उसको कंपेयर करेंगे एक अलग वे में बता के, और जो चीज़ है जो कि नेगेटिव चीज़ है, या सपोज़ कोई भी चीज़ है जो बिज़नेस के हित में नहीं है, कोई भी नंबर्स, तो हम उसको एक अलग चीज़ में हम हाईलाइट करके कंपेयर करेंगे। इंफॉर्मेशन इफ़ कंपेरेबल विल असिस्ट द डिसीजन मेकर टू डिटरमाइन रिलेटिव फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड प्रोस्पेक्टस फॉर द फ्यूचर बिटवीन टू और मोर फर्म और बिटवीन पीरियड्स इन अ सिंगल फर्म। क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यदि हम कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे फ्यूचर के भी काम आएगी। ओके, या तो जो टू और मोर फर्म है, सपोज़ कोई सेम लाइन की फर्म है, जैसे कि कल हमने एग्जांपल दिया था किसका, ट्रांसपोर्ट का, है ना। 2 ट्रांसपोर्ट थे XYZ और ABC,
तो उन दोनों की अपनी अपनी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो हम XYZ को हम देख के अपने बिजनेस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपोज़ ये प्रॉफिट मेकिंग है तो ये लॉस मेकिंग क्यों है ना। और बिटवीन टू पीरियड्स इन अ सिंगल फर्म, इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन टू पीरियड्स इन अ सिंगल फर्म, इसका मतलब हुआ कि सपोज़ लास्ट ईयर का डेटा हम कंपेयर कर सकते हैं इस साल के डेटा से। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लास्ट ईयर का डेटा है ना, लास्ट ईयर का डेटा हम कंपेयर कर सकते हैं इस साल के डेटा से, है ना। क्या बोला है यहाँ पे, ये 2 और मोर पीरियड, 2 और मोर पीरियड। सपोज है कंपनी ABC, तो उसका फिनेंशियल ईयर 17-18 का जो डेटा है ना, वो हम कंपेयर कर सकते हैं 18-19 के डेटा से। तो यहाँ पे भी जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है वो हमें काम आएगी। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया टर्मिनोलॉजी, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अकाउंट्स में क्या क्या हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अकाउंट्स में 2 तरह के ट्रांजैक्शन है। ये पॉइंट क्या बोलता है कि अकाउंट्स में 2 तरह के ट्रांजैक्शन है। नॉट ओनली अकाउंट्स, है ना, लाइफ में भी, नॉर्मली लाइफ में भी 2 तरह के ट्रांजैक्शन ही होते हैं, मॉनिटरी और एक नॉन मॉनिटरी, है ना। तो मॉनिटरी में 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। कोई चीज़ हम ऐसी है जो हम कैश में ख़रीदते हैं, और कोई चीज़ ऐसी है जो हम खरीदते हैं क्रेडिट में। और नॉन मॉनिटरी क्या हो गया, बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया थिंग्स थिंग्स के बदले थिंग्स, है ना, थिंग्स के बदले थिंग्स। दूसरी भाषा में कहूँ तो फेमस लाइन है ये, खून के बदले खून। तो ये होता है हमारा बार्टर। ओके, देखते हैं क्या होता है कैश ट्रांजैक्शन। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके लिए हमने कैश ऑन द स्पॉट पे किया है वो होता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन। ओके, पहली बात है कि बोले कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 पर्सन और पार्टीज फॉर मनी और मनी वर्थ। मनी वर्थ यानी कि मनी या मनी के जैसा। एग्जांपल वही बार्टर सिस्टम हो गया, है ना। कोई भी गुड्स और सर्विस 2 पर्सन के बीच एक्सचेंज हो रही है, यानी कि एक पर्सन यदि अपना गुड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है तो वो बदले में मनी ले रहा है, तो वो हो गया ट्रांजैक्शन। ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में पहला क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली इज नोन एज अ कैश ट्रांजैक्शन। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश हमने तुरंत पे किया है या हमको तुरंत रिसीव हुआ है उसे बोलते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन। जैसे हमने कुछ सामान खरीदा 15,000 में, उसको हमने तुरंत पे किया, है ना, ऑन द स्पॉट पे किया, तो वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। पेमेंट ऑफ सैलरी, जैसे कि हमें सैलरी मिली है कैश में, तो वो हो गया हमारा कैश ट्रांजैक्शन। सैलरी तो कभी मिलती नहीं ना क्रेडिट पे, हमेशा वो कैश में मिलता है। सेकंड क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब कि
खर्चा अभी हुआ लेकिन हमें मिला या पे हमें बाद में करना है, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रमन एट ₹8,000। हमने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे, यानी कि ये हमें जो पैसा है वो मिलेगा 1 मंथ के बाद। तो हमारा ये हो गया गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट टू मिस्टर रमन, तो हमारा हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। दूसरा, सोल्ड मशीनरी टू अमर सिंह, मतलब कोई भी चीज़ सपोज हमने लोन पे ली है, क्रेडिट पे ली है, तो वो हो गया हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट। अब आगे बढ़ते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में हमारा क्या होता है, बार्टर सिस्टम, ठीक है। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड अ बार्टर ट्रांजैक्शन। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड अ बार्टर ट्रांजैक्शन, यानी कि थिंग्स के बदले थिंग्स। ये देखते हैं कि एंट्री किसको बोलते हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की भाषा में एंट्री किसको बोलते हैं। एक तुम्हारा नॉर्मल एंट्री होता है, जैसे सलमान खान करता है हमेशा, है ना, दबंग मूवी में दरवाज़ा तोड़ के, तो वो एंट्री होती है। दूसरी एंट्री होती है कि रिकॉर्ड करने वाली एंट्री, बिजनेस ट्रांजैक्शन की इन प्रॉपर फॉर्म, एक सही तरीके से और एक सही मेथड में, ठीक है, एक वो एंट्री होती है। तो समझा कौन सी एंट्री की बात हो रही है ये वो एंट्री की बात हो रही है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जो कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन है और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा यानी कि उसकी एंट्री हो चुकी है। दूसरा क्या होता है, नरेशन होता है। नरेशन यानी कि डिस्क्रिप्शन, डिटेल, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे नरेशन का, सपोज छोटू है, छोटू को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, हमारे घर में कोई ना कोई छोटू रहता ही है, ओके। एग्जाम्पल क्या नरेशन का, कि सपोज छोटू है और छोटू को मम्मी ने 10 रुपये दिया कि जा बेटा ज़िंदगी जी ले, मज़े कर। तो फिर मम्मी ने पूछा छोटू से कि 10 रुपये तूने कहाँ खर्चा किया, ठीक है। छोटू ने बोला कि 5 की आइसक्रीम खाई, 3 रुपये का पेन खरीदा। ये छोटू का आंसर था। तो इस आंसर को हम क्या बोलेंगे, नरेशन कहेंगे। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या हुआ, बीइंग आइसक्रीम एंड पेन परचेज। छोटू मम्मी को अकाउंट्स की भाषा में बोलेगा ए मम्मी सुन, अकाउंट्स की भाषा में इसको बोलते हैं ऐसे, बीइंग आइसक्रीम एंड पेन परचेज। ऐसा नहीं बोलते कि मैंने 5 की आइसक्रीम खाई, 3 का पेन खरीदा, उसको अकाउंट्स की भाषा में ऐसे बोलेंगे। बीइंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे हमेशा, बीइंग आइसक्रीम एंड पेन परचेज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उसने डिटेल में बताया, अच्छे से समझाया। ऐसा नहीं बोला कि मम्मी ने पूछा कहाँ खर्चा किया, इसने बोला बस किया जहाँ पे करना था, वो नहीं, कहाँ खर्चा किया उसका एक्सप्लेनेशन, सही तरीके से एक्सप्लेनेशन, आगे बीइंग लगा के एक्सप्लेनेशन, उसको हम बोलते हैं नरेशन, ओके। नरेशन क्या होता है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन of the business transaction for which an entry is passed is called narration। कैसा explanation, brief explanation, ठीक है। It is always shown in a bracket below the journal entry and it usually start with the word being। in short बोलूँ तो detail explanation, ओके। गुड्स क्या होता है, गुड्स मतलब हम सबको पता है, कोई भी चीज़ को हम गुड्स बोलते हैं जो कि ट्रेडर मैन्युफैक्चर करता है या परचेज करता है ताकि वो उससे प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो ये सब अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है ना, ये सब अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है।
दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में? अकाउंट्स की भाषा में कैपिटल उसको बोलते हैं जो बिजनेस में पैसा लगा है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर, है ना। जो ओनर ने पैसा लगाया है उसे हम बोलते हैं कैपिटल बिजनेस की भाषा में। एक्सेस ऑफ कैपिटल ओवर लाइबिलिटी, asset ओवर द लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। यदि हमारी असेट ज़्यादा है कंपेयर टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी कि हमारा कर्जा, है ना, कर्ज, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे लाइबिलिटी। ओके, क्या बोल रहा है कि ये सपोज हमारा असेट है 500 रुपये, असेट यानी कि लेमन टर्म में प्रॉपर्टी। असेट का हम डिटेल मीनिंग आगे देखेंगे, आगे के चैप्टर में कवर होंगे तो और आइडिया में मिल जाएगा, ठीक है। और सपोज हमारी लाइबिलिटी है 200 रुपये, तो इन जो दोनों के जो बीच का डिफरेंस है 300 रुपीज़, वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो कैपिटल हमारा क्या हुआ, असेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी यानी कि हमारा कर्जा, इसका बहुत बड़ा डेफिनेशन है ये, बट फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, तो फिलहाल के इसको कर्जा समझ के चलो, आगे हम देखेंगे कि और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो असेट हमारा था 500 का, लाइबिलिटी 200 की, जो 300 का डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया कैपिटल। फॉर्मूला क्या असेट का, कैपिटल का, असेट माइनस लाइबिलिटी। ओके, आगे का देखते हैं टर्मिनोलॉजी। दूसरा क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब ये ड्राइंग नहीं जो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसे ऐसे कुछ भी, ये ड्राइंग्स नहीं। ड्राइंग्स मतलब कि ड्रॉ करना, विड्रॉ करना, खींचना, लेना, ठीक है, अपने तरफ लेना। ड्राइंग्स यानी कि ऐसा खर्चा जो हम खुद के पर्सनल एक्सपेंस का पैसा हम बिजनेस से निकालते हैं, ठीक है। जो भी हम खुद के पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसा लेंगे, कहाँ से लेंगे, बिजनेस से, है ना, वो क्या हो गया, ड्राइंग। कैसा खर्चा, पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, जो भी हम बिजनेस से लेंगे पैसे, वो क्या हो गया, वो हो गया ड्राइंग। समझा आपको? द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स असेट, जो भी हमने कैश निकाला है बिजनेस से, या जो भी हमने गुड्स या असेट निकाला है, विड्रॉ किया है, विड्रॉ यानी कि निकालना। जैसे हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे पासबुक पे लिख के आता है ना विड्रॉ, है ना। कभी आप पासबुक देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है विड्रॉ। तो जो भी हमने पैसा निकाला है या गुड्स हमने क्या किया है, निकाला है, उसे हम वो क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। वो भी हमारे कैसे यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। कैसे यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। एग्ज़ाम्पल, बच्चे की फ़ीस भरनी है कॉलेज में, मेडिकल एक्सपेंस के लिए, मोबाइल बिल्स के लिए, एक्सेट्रा। कहाँ से निकाला है हमने, बिजनेस से। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ड्राइंग्स, ठीक है। डेटर, अब डेटर क्या होता है बिजनेस की लैंग्वेज में? डेटर मतलब ऐसा बंदा जो हमें पैसे देगा, ओके। बिजनेस की भाषा में बोलूँ तो ऐसा बंदा जो हमें पैसे देगा, वो हमारा डेटर्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज एक शॉप है ना, ABC करके,
और मिस्टर ए ने यहाँ से गुड्स खरीदा, जैसे कि राशन खरीदा, ठीक है। तो मिस्टर ए ने बोला कि यार अभी तो पैसे नहीं मेरे पास, मैं 1 महीने के बाद दे दूँगा या 2 महीने के बाद दे दूँगा। तो एबीसी का जो ओनर है उसने बोला ठीक है सर जी, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो जो शॉप एबीसी हो गई उसके लिए मिस्टर ए क्या हुआ, मिस्टर ए हुआ डेटर, ठीक है। यानी कि ऐसा बंदा जिससे एबीसी को पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो एबीसी की नज़रों में ये क्या हो गया, मिस्टर ए डेटर हो गया, समझा। तो ऐसा बंदा होता है डेटर जिससे हमें पैसे लेने हैं। उसका उल्टा हो गया क्रेडिटर। एग्जाम्पल क्या है, जिसे हमने क्रेडिट में सेल्स किया वो होता है कंपनी का डेटर, जिसे हमने क्रेडिट में सेल्स किया। और एक होता है क्रेडिटर। सपोज सेम एग्जांपल पकड़े हम कि एबीसी नाम की एक दुकान है, उसने गुड्स बेचे, ठीक है, गुड्स सेल किए मिस्टर ए को। मिस्टर ए क्या बोला कि 1 मंथ के बाद दूंगा, ओके। तो एबीसी के लिए तो मिस्टर ए क्या हुआ, डेटर हुआ, राइट। पर मिस्टर ए के लिए एबीसी क्या हुआ, क्रेडिटर हो गया, है ना। यानी कि ये हमारा कर्जदार है, कर्जदार है। कभी न कभी मिस्टर ए को तो एबीसी के पैसे देने ही है। कर्जदार यानी कि इससे हमने क्या लिया है, एक तरह का कर्जा लिया है, ओके। तो एक ही चीज़ है, लेकिन एक का डेटर दूसरे का क्या होता है, क्रेडिटर, ओके। यदि ये डेटर है मतलब कि हमारा सपोज ये डेटर है, तो सामने वाले के लिए यही डेटर क्या हुआ, क्रेडिटर हो गया, राइट। यदि सपोज हमने किसी को उधारी में बेचा है तो इसने भी तो उधारी में ख़रीदा है ना। तो ये किसी के लिए डेटर है तो सामने वालों के लिए ये क्रेडिटर है, ठीक है। समझा आपको। डेटर मतलब इससे पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर मतलब इसे पैसे देने हैं। नहीं समझा तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दो दोस्त हैं, ठीक है, ए और बी। ए ने बी की हेल्प की 100 रुपीज़ की, और ए बी को बोला कि भाई दे देना 1 महीने के बाद। बी ने क्या बोला, ओके। तो मिस्टर ए के लिए बी क्या हुआ, डेटर हुआ। मिस्टर ए को बी से क्या है, पैसे लेने हैं, है ना। तो बी ए के लिए क्या हुआ, बी ए के लिए हुआ डेटर, ठीक है। वही दूसरे एग्जांपल में ए ने ही बी को 100 रुपीज़ दिए और बी इसको 1 महीने के बाद देगा। तो बी के लिए ए क्या हुआ, क्रेडिटर, राइट। हमने उधारी पे लिया है ना, तो मिस्टर ए क्या हुआ, बी के लिए क्रेडिटर हुआ। और वही बी क्या हुआ, ए के लिए, बी ए के लिए डेटर हुआ, ओके। समझा आप सबको।
तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बैड डेब्ट्स, अब बैड डेब्ट्स क्या होता है? एन इरिकवरेबल अमाउंट, कैसा अमाउंट जो कि रिकवर नहीं हो सकता, है ना। एन इरिकवरेबल अमाउंट जो कि अब नहीं मिलने वाला हमको, वो होता है बैड डेब्ट्स। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि हम इसका एग्ज़ाम्पल पकड़े तो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे विजय माल्या भाई, है कि नहीं। विजय माल्या भाई किंगफिशर के मालिक, जो कि आजकल रवाना है हमारे देश से, मस्त मौज मस्ती में घूम रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल इनका हम लेते रहेंगे जब तक कि हमारे पैसे लौटा नहीं देते, या जब तक इंडिया नहीं आ जाते, तब तक तो उनका एग्ज़ाम्पल लेना ही पड़ेगा ना, बदनामी थोड़ी करनी बनती है। तो विजय माल्या भाई किंगफिशर के मालिक है। सपोज़ उन्होंने 1000 करोड़ रुपए बैंक से लिया हुआ है लोन, ठीक है, लेकिन वो वापस लौटा पाए कितना, सिर्फ 800 करोड़। 200 करोड़ का तो लॉस हो गया। किसको लॉस हो गया? बैंक को लॉस हो गया 200 करोड़ का, है ना। तो ये 200 करोड़ बैंक की नज़र में क्या हुआ? 200 करोड़ बैंक की नज़र में जो डूब गए, वो क्या है? वो बैड डेब्ट्स है, समझा। यानी कि ऐसे पैसे जो अब डूब चुके हैं, ऐसे पैसे जो अब पानी में जा चुके हैं, जो अब कभी नहीं मिलने वाले, वो क्या है? वो है बैड डेब्ट्स। मतलब वो पैसे जो कभी नहीं मिलने वाले, वो होते हैं बैड डेब्ट्स। ऐसे डेब्ट्स यानी कि डेटर, ऐसे डेटर जो अब बैड हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, मैल हो चुके हैं, जिनके मन में क्या था? जिनके मन में काला था, जिनकी नीयत ही नहीं थी पैसे देने की, वो होते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, समझा सबको। यानी कि ऐसे पैसे जो अब कभी नहीं मिलने वाले, वो होता है बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हमारा पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर। तो बहुत सारे तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है नॉर्मल एक्सपेंडिचर, जैसे कि सपोज़ एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, है ना। सपोज़ हमने लाइट का बिल भरा, ओके, लाइट बिल, तो ये भी तो एक्सपेंडिचर है। सपोज़ हमने गोल्ड ख़रीदा, है ना, तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है दोनों में? जो लाइट बिल है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि ये नॉर्मल खर्चा है हमारा, इससे हमारी कुछ असेट नहीं बनी, ओके। और जो हमने गोल्ड ख़रीदा है ना, ये कैसे एक्सपेंडिचर है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि इससे हमारी कुछ ना कुछ रेवेन्यू बनी है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि ज़रूरी था डेली खर्चे के लिए, राइट, यानी कि हमारे एक तरह से नीड्स के लिए। और जो हमने गोल्ड ख़रीदा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कुछ ना कुछ कैपिटल आया, हमने इसे इन्वेस्ट किया, है ना। हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? कैपिटल होता है। तो दो तरह के खर्चे होते हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल में।
द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, क्या बोल रही है, द एक्सपेंडिचर इज incurred to acquire fixed asset or to increase the value of fixed asset। या तो हम फिक्स असेट खरीद रहे हैं या तो हम उस फिक्स असेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, है ना, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट गिव्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और नॉन रिकरिंग नेचर है। नॉन रिकरिंग मतलब मीन्स बार बार रिपीट नहीं होगा, ये वन टाइम एक्सपेंस है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमने किया है फिक्स असेट को खरीदने के लिए या तो वैल्यू ऑफ फिक्स असेट को बढ़ाने के लिए, या तो वैल्यू ऑफ फिक्स असेट को बढ़ाने के लिए, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जांपल हमने कोई मशीनरी परचेज़ की तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि सपोज़ हमने बिल्डिंग को रिपेयर किया, तो रिपेयर करने से क्या होगा, रिपेयर करने से बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी, है ना, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि असेट की लाइफ हमारी क्या हुई, असेट की लाइफ हमारी बढ़ गई, या हमने कोई भी चीज़ असेट परचेज़ किया, वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब या तो फिक्स असेट को खरीदना या तो वैल्यू ऑफ फिक्स असेट को बढ़ाना। एग्जाम्पल क्या था, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग को रिपेयर करना, तो रिपेयर करने से क्या होगा, बिल्डिंग की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझा सबको। दूसरी चीज़ होती है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब हमारे एक तरह से ऐसे एक्सपेंस जिसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमें, है ना, लेकिन वो ज़रूरी है हमारी डेली चीज़ों के लिए, नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन के लिए। ऐसा एक्सपेंस का कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी है हमारे डेली एक्सपेंस के लिए, डेली डे टू डे ऑपरेशन के लिए। एग्जांपल क्या दिया था मैंने, जैसे कि मैंने कहा था लाइट बिल, हमने लाइट बिल पे किया तो हमारा रेवेन्यू हो गया। हमने सैलरी पे किया है ना हमारे स्टाफ को, तो ये भी रेवेन्यू हो गया, ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है लेकिन ये हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है, स्टाफ, है ना, तो ये भी हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दो तरह के एक्सपेंडिचर हो गए, एक तो कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल मतलब जो भी हमने खर्चा किया एसेट एक्वायर करने के लिए, वो हो गया कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू मतलब जिसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो या जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, ऐसा एक्सपेंस हो गए कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि सैलरी पेड और वेजेस पेड दोनों एक अलग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है ना, जो भी फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, जो भी हमारे ऑफिस के एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, फैक्ट्री का एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, हमारा ऑफिस का एक्सपेंस। तो जो हमारी सैलरी है जो हमने पे की वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जो हमने वेजिस है, वेजिस यानी कि क्या हो गया, मजदूरी हो गई, है ना, ये हम किसे पे करते हैं, ये हम पे करते हैं लेबर को। तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है।
समझा दोनों के बीच का डिफरेंस? थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। इन शॉर्ट, फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंस है वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंस है वो कहाँ पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज़ हम आगे समझेंगे, आगे हमको आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, तब आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि फैक्ट्री के एक्सपेंस जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑफिस के एक्सपेंस जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सैलरी क्या होता है? वो ऑफिस के स्टाफ को देते हैं हम सैलरी, है ना, ये ऑफिस के स्टाफ को दिया जाता है। वेजेस, वेजेस जो लेबर का सैलरी है ये हम फैक्ट्री के स्टाफ को देते हैं। दोनों अलग चीज़ है, फैक्ट्री अलग चीज़ है, ऑफिस अलग चीज़ है। फैक्ट्री वो है जहाँ पे गुड्स क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है। और ऑफिस क्या है? जहाँ पे उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, काम काज करते हैं, है ना, टाई सूट बूट पहन के आते हैं, वो ऑफिस होता है। लेबर फैक्ट्री में काम करता है, ऑफिस स्टाफ ऑफिस में काम करता है। तो वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और सैलरी किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री डेट इज़ मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हमारे ऑफिस के एक्सपेंस आते हैं। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक अलग अलग चीज़ है। फैक्ट्री एक अलग चीज़ है, ऑफिस एक अलग चीज़ है, तो दोनों ही एक अलग चीज़ है। फिलहाल तो जितना जान लो कि ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री के एक्सपेंस आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी ट्रेडिंग, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस के एक्सपेंस आते हैं। ओके, तो समझा सबको इतना? तो आज का लेक्चर हम यहीं बंद करते हैं। इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, अच्छे से समझ लेना, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।